5 राज्यों का ओपिनियन पोल देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आज जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है बीजेपी की तरफ से, 3 अलग अलग चुनावी राज्य, वहां पर उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की गई है। और इस सब के बीच मिजोरम का जो आंकड़ा है ओपिनियन पोल का, वो आप देख चुके हैं। अब बारी अगले चुनावी राज्य तेलंगाना का आंकड़ा आपको दिखाएंगे। सीधे लेकर चलते हैं आपको डेटा सेंटर अपनी सहयोगी दीपा के पास। तो ये देखिए आप, मेरी मौजूदगी है चार मीनार के ठीक सामने। चार मीनार तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के शहर का खूबसूरत स्मारक है। देश दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं और इस खूबसूरत स्मारक को देख करके वो गदगद हो जाते हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं। और अब बारी है, देखिए यहाँ पर 30 नवंबर को वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले जो ओपिनियन पोल है वो क्या कह रही है जल्दी से आपको बता दें। सबसे पहले वोट शेयर आपको देते हैं। देखिए कुल सीटें तेलंगाना में 119 है और किसको कितना प्रतिशत वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल सीट 119 और कांग्रेस के खाते में 39% वोट शेयर जाता हुआ आप देख पा रहे हैं। बीजेपी के खाते में 16% वोट शेयर जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। बीआरएस के खाते में 38% वोट शेयर जाता हुआ और साथ ही अन्य के खाते में 7% वोट शेयर जाता हुआ आप देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा ये तो वोट फीसद है, लेकिन कन्वर्ट ये सीटों में कितना हो पाएगा इस पर नजर, और वो आप इसके बाद अब देखेंगे। कुल सीटें 119, 39% कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास 16, 38 बीआरएस और 7 अन्य। अब सीटों में ये कितना कन्वर्ट हो रहा है जल्दी से वो भी आप जान लीजिए। कांग्रेस के पास 48 से 60 सीटें जा सकती है, ये डेटा बहुत अहम है। बीजेपी के पास 5 से 11 सीटें जा सकती है तेलंगाना की। बीआरएस के पास 43 से 55 सीटें जा सकती है तेलंगाना की, और अदर के खाते में 5 से 11 सीटें तेलंगाना की जा सकती हैं। ये आंकड़ा, और इसके बाद देखिए धड़कनें और बढ़ने वाली है पार्टियों की। कांग्रेस के पास 48 से 60, बीजेपी के पास 5 से 11 आप देख रहे हैं, और बीआरएस के पास 43 से 55 सीटें, और साथ ही अन्य के खाते में 5 से 11 सीटें यहां की जा सकती हैं। और कुल सीटें 119। सबसे ज्यादा फायदा देखिए 48 से 60 कांग्रेस और 43 से 55 बीआरएस। रोमाना, तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है और कांग्रेस के लिए एक और राज्य हाथ में आ सकता है। आंकड़ा यही बता रहा है, क्योंकि तेलंगाना में जो जादुई आंकड़ा है वो 7 का है, और ऐसे में कांग्रेस के खाते में 48 से 60 सीटें जा सकती हैं। टीआरएस जो है वो हैट्रिक लगाने से चूकती हुई यहां पर नजर आ रही है। 43 से 55 सीटों पर पार्टी सिमटती हुई नजर आ रही है। बीजेपी पिछली बार के मुकाबले बेहतर कर रही है, लेकिन डिस्टेंट थर्ड की पोजीशन पर 5 से 11 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। बड़ी बात यह कि कांग्रेस पार्टी के हाथ में एक और राज्य आ सकता है, और वो राज्य तेलंगाना हो सकता है। खासतौर से वोट शेयर के मामले में आप देखिए कितनी बड़ी उछाल। जो कांग्रेस का वोट शेयर पिछली बार 28% था, इस बार बढ़कर 39%, 39% पर पहुंचता हुआ ओपिनियन पोल का यह आंकड़ा बता रहा है। और ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 2023 में तेलंगाना में अगर आंकड़े ये रहते हैं तो फिर कांग्रेस के लिए तो ये वाकई में बहुत बड़ी खबर साबित होगी। आशीष, जी हाँ, बिल्कुल। जहां कांग्रेस एक तरफ रोमाना दम भर रही है कि बाकी 3 जो बड़े राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वो सरकार बनाने की स्थिति में है, ऐसे में तेलंगाना वो राज्य जिसको अलग तेलंगाना क्रिएट करने के बाद 0 हो गई थी, कांग्रेस 0 हो गई थी, वहां से कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। ऐसे में इस स्थिति में आ जाना, जहां पर कि अब ये लग रहा है और हमारे आंकड़े भी बता रहे हैं कि संभवतः सरकार बनाने की स्थिति में होगी कांग्रेस, आई थिंक इट्स म्यूजिक टू देयर ईयर्स। और आप देखिए पिछले दिनों कैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार वहां जाकर के बड़े बड़े कैंपेन कर रहे हैं। उनके जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं रेवंत रेड्डी, उनको बहुत क्रेडिट दिया जा रहा है कि उनके आने के बाद स्थिति वहां पर कांग्रेस की सुधरी है। कई लोगों को बीआरएस से कांग्रेस ने अपने अंदर शामिल भी कराया है। तो मुझे लगता है इन तमाम फैक्टर्स ने मिल करके कहीं ये माहौल बनाया है। हाउएवर, जिस तरह से क्लोज हम दिखा रहे हैं नंबर ऑफ सीट्स, मुझे लगता है बीआरएस को अभी हम डिस्काउंट नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए खुशी की बात है कि इस तरह से ओपिनियन पोल में आंकड़े आ रहे हैं कि चौथा स्टेट भी कांग्रेस की झोली में जा सकता है।
बिल्कुल आशीष, मैं लौटूंगी आपके पास। तो कांग्रेस को तो ऐसा लग रहा है जैसे तेलंगाना में सत्ता मिलने से वो बूस्टर डोज जिसका कांग्रेस को इंतजार था वो मिलने वाला है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। और इस बीच सियासी मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम और कांग्रेस की तरफ से डॉली शर्मा आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ रही है। सैयद जफर इस्लाम साहब, ये दक्षिण में दरवाजा खोलने की जो तैयारी तेलंगाना के जरिए बीजेपी कर रही थी वो तो यहाँ फुस हो गई, आंकड़ा यही बता रहा है ओपिनियन पोल का, क्यों? देखिए, इन आंकड़े हैं, आपके सर्वे हैं, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि मैं तेलंगाना में काफ़ी दिनों से हूँ, वहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे लगता है कि सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी। हो सकता है कि कुछ सीटें और पार्टियों को भी जाहिर है थोड़ी बहुत सीटें मिलेंगी, लेकिन ज़मीन में हालात बिल्कुल डिफरेंट हैं जो यहाँ पर दिखाए जाते हैं। बिना हमारे सपोर्ट के कोई सरकार या बिना हमारे बिना सरकार ही नहीं बन सकती वहाँ पर तेलंगाना में, ये बिल्कुल पक्की बात है। आपके सर्वे में दिखा रहा है 6 से 16 सीटें, 11 या 5 से 11 सीटें कुछ ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत है कि हमारी सीटें बहुत ज़्यादा आएंगी और हम इस पिछली बार के मुकाबले तो वैसे वाकई में बहुत ज्यादा आ रही हैं। पिछली बार 1 सीट मिली थी और इस बार ओपिनियन पोल का आंकड़ा बता रहा है 5 से 11 पर पहुंच सकते हैं आप। तो उस लिहाज से तो वाकई में बहुत बड़ा उछाल है जो आपकी सीटों में देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इस बीच डॉली जी भी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की तरफ से। डॉली जी, ये आंकड़ा तो बहुत खुश कर गया होगा कांग्रेस पार्टी को, मतलब 24 चुनाव से पहले बूस्टर डोज इसी का इंतजार था। नमस्कार रुमाना जी, देखिए कांग्रेस जमीन पर काम कर रही है लगातार। जिस तरीके से कांग्रेस का हर नेता रेवंत रेड्डी जी और उनकी पूरी की पूरी टीम लगातार जमीन पर मुद्दे उठाती रही, जहां भाजपा हमेशा की तरह वहां गायब है। आज न जाने किस तरीके से सरकार आने की बातें कर रहे हैं, अच्छा है, आशा पालनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने जमीन पर लगातार पूरे देश में मुद्दे उठाए और तेलंगाना में भी लगातार, चाहे किसानों की बात रही हो, चाहे युवाओं की नौकरियों की बात रही हो, चाहे महंगाई की बात रही हो, जमीन पर कांग्रेस ने लगातार मुद्दे उठाए हैं और उसी मेहनत का नतीजा है जो आज आप हमें बता रही हैं। और तेलंगाना के साथ साथ मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सबके आंकड़े दिखाएंगे अभी। लेकिन फिलहाल तो ये तेलंगाना वाला आंकड़ा जो सामने आया है, ऐसे में वो जादुई बहुमत का आंकड़ा तेलंगाना में 60 का है और कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा 48 से 60 तक कांग्रेस पार्टी पहुंच सकती है। तो बहुत मुमकिन ये कि तेलंगाना कांग्रेस की मुट्ठी में आ जाए। हम सीधे आशीष का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, लेकिन अभी तक ओपिनियन पोल का आंकड़ा तेलंगाना के लिए बता रहा है कि बीआरएस एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ रही है और इस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा सीधे कांग्रेस उठाती हुई नजर आ रही है। जाहिर तौर पर रुमाना, आपने बिल्कुल सही कहा। जो हमारे आंकड़े बता रहे हैं, जो हमारे सर्वे बता रहे हैं, उसके हिसाब से तो साफ तौर पे केसीआर के सरकार को एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है। कांग्रेस एक ताकतवर पार्टी के रूप में उभर रही है और शायद सत्ता में भी आ जाए, कम से कम ये आंकड़े तो यही बताते हैं। हमारे साथ बीआरएस के वरिष्ठ नेता हैं कृषांक, तीसरे बार हैट्रिक की आप तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमारे आंकड़े तो बोलते हैं कि कांग्रेस शायद आपको इस बार पछाड़ दे। यहाँ पे 2014 में भी ऐसे ही कुछ बोला था, 2018 में भी कुछ ऐसे ही बोला था, बट अंतिम में रिजल्ट तो केसीआर जी को ही जिताया था लोगों ने। अभी भी आप देखिए, कांग्रेस ग्राउंड में नहीं है, दिल्ली में वहाँ पे टिकट के लिए लड़ रहे। अपने खुद के कांग्रेस के नेता पीसीसी प्रेसिडेंट के खिलाफ आरोप कर रहे हैं कि वो टिकट बेच रहे हैं। हमने, केसीआर जी ने पूरे के पूरे उम्मीदवारों को अगस्त में ही हमने प्रकट कर दिया था, अनाउंस कर दिया था। सितंबर भी हो गया, गणपति बप्पा मौर्या भी हो गया, अभी कांग्रेस बोल रहा है कि दसरा तक वेट करेंगे। त्योहार पे त्योहार है, अरे कांग्रेस अभी भी प्रिपरेशन नहीं है, ग्राउंड पे नहीं है। हमारे देखिए 16 तारीख को मैनिफेस्टो आने वाला है, भारी सभा केसीआर जी वहाँ पे मैनिफेस्टो अनाउंस करने वाले। हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर जी ऑलरेडी हर दिन 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और हमारे मंत्री हरीश राव जी कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी कैंपेन खत्म हो रहा है, कांग्रेस अभी भी फील्ड में नहीं है, कैंडिडेट्स भी अनाउंस नहीं हुए, इलेक्शन शेड्यूल आ गया है सामने, तो कहां से आंकड़े आएंगे, कहां से? आपको नहीं लगता कि एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ है जमीन पर? 119 आपने कैंडिडेट अनाउंस किए हैं, करीब 115 को आपने रिपीट किया है, जो पिछले 2 बार से चुनाव जीतते आ रहे थे। इस बार तीसरी बार उनको मौका मिला। विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। देखिए, मेन यहाँ पे मुद्दा है केसीआर जी की सरकार और स्कीम्स और जो हमारा डेवलपमेंट, ये नारा है। आप देखिए, कांग्रेस को यहाँ पे
जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था यहाँ पे 10 साल सरकार में थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए आज नया कर्नाटका का नारा ले रहे हैं। यहाँ पे कोई लीडर कुछ बोल ही नहीं सकता, कैंपेन भी नहीं कर सकता। बट अगर देखेंगे कर्नाटका भी फेल मॉडल है, वहां के मुद्दे, वहां के खुद एमएलएस बोल रहे हैं कि फंड क्रंच हो गया, उनके गारंटीज फ्लॉप हो गए, तो क्यों तेलंगाना के लोग केसीआर जी का साथ छोड़ेंगे? चाहे वो पेंशन रहने दीजिए या पानी रहने दीजिए या तो साफ 24 तौर पर घंटे बीआरएस बिजली की रहने तरफ दीजिए, से जीत का किसान दावा रहने किया जा रहा है। दीजिए, जाहिर सी सारे बात है, लोग नतीजे केसीआर आने के साथ तक नेता इसी तरीके से अपनी जीत के दावे पर कायम रहते हैं। आशीष, में लौटूंगी आपके पास जल्दी से। एक क्विक रिएक्शन तमाम जो पत्रकार एक्सपर्ट पैनल स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, आपके साथ शुरुआत करती हूँ। विजय त्रिवेदी जी, जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा कह रहा है उसके मुताबिक हैट्रिक जीत की नहीं लगा पा रहे केसीआर, वजह आपको क्या लगती है? एक तो बड़ी वजह है कि वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है बीआरएस को लेकर, केसीआर को लेकर, लेकिन उन्होंने साथ में सबसे ज़्यादा फ्रीबीज जो है केसीआर ने वहाँ पर किए हैं तेलंगाना में, इसलिए उनको लग रहा था कि वो सेफ हो सकते हैं। वहाँ पर तमाम तरह की योजनाएं जितनी हो सकती थी, जो हम उत्तर भारत में, मध्य प्रदेश, राजस्थान में सोच भी नहीं रहे, उससे ज़्यादा काम वहाँ किया गया। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस ने वहाँ पर ग्राउंड पर काफ़ी समय से लड़ाई लड़ रही। कांग्रेस तो पहले ही दुखी थी कि तेलंगाना बनवा कर भी उनके पास कुछ नहीं आया, और भारतीय जनता पार्टी ने जब जीएचएमसी का जब चुनाव हुआ था, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके बाद से उस लड़ाई को छोड़ दिया। पार्टी अंदरूनी लड़ाई वहाँ पर कर रही है। बंडी संजय कुमार वहाँ अध्यक्ष थे, उनको हटाया, जी किशन रेड्डी को लेकर आए हैं। और कनेक्शन मुझे नहीं पता, लेकिन जफर इस्लाम साहब जो कह रहे हैं उसमें मैं एक बात समझना चाहता हूँ। आजकल दिल्ली में शराब वाला जो मामला है उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। संजय सिंह जी को ईडी की पूछताछ हो रही है, सब हो रही है। कविता जी का नाम आजकल नहीं चल रहा है। ठीक है, इस पर बाद में लेंगे हम जवाब, लेकिन उससे पहले अभय जी को लेकर आते हैं। यहाँ पर ये जो एंटी इनकम्बेंसी है, इसका फायदा सीधे तौर पर, क्योंकि बीजेपी ने एक तरीके से हथियार डाल दिया, तो कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पिछली लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना से 4 सीटें जीती थी। उसके बाद में भाजपा के पास मौका था कि वहां पर वो अपना स्थानीय स्तर पर केवल मोदी के चेहरे पे नहीं, बल्कि विधानसभा की राजनीति में भी अपना आधार बनाया। जैसे कि अपनी विजय जी ने बताया कि वो ऐसा कर पाने में नाकाम रहे। और कांग्रेस जो कि घाटे में चली गई थी आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद, जब आंध्र प्रदेश संयुक्त प्रांत था, तो कांग्रेस के लिए वो बड़ी जरखेज जमीन थी और उससे कांग्रेस को बहुत लाभ होता था। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस ने वहां पर वापसी की। देखिए, 1 महीने पहले अगर कोई मुझसे पूछता कि तेलंगाना में कौन जीतेगा, तो मैं निसंकोच कहता कि भारत राष्ट्र समिति तेलंगाना में जीतेगी। लेकिन लगातार 1 महीने से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस वहां जबरदस्त लड़ाई लड़ रही है और वो भारत राष्ट्र समिति थोड़ी आगे ही दिखाई पड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी न केवल तीसरे नंबर पर चली गई है, बल्कि इसको डिस्टेंट थर्ड कहते हैं ना, बहुत पीछे, काफी पीछे चली गई है। शुक्ला जी, बीआरएस की तरफ से एक बड़े रणनीतिक तरीके से उसे पता था कि सत्ता विरोधी लहर होगी और उसका मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए आप देखिए कि पिछले 6 महीने से उन्होंने एक नया मूवमेंट तैयार किया कि तेलंगाना को हम राष्ट्रीय परिदृश्य में ले जा रहे हैं। अभी मैं महाराष्ट्र गया था, तो पुणे से लेके पंढरपुर, सोलापुर और आपके आसपास के इलाके में चंद्रशेखर राव जी के इतने बड़े बड़े कटआउट लगे हुए थे। वहाँ के क्षेत्रीय नेताओं को उन्होंने इस तरीके से, जो तेलंगाना का बॉर्डर वाला इलाका है महाराष्ट्र का, तो वो वहाँ के मतदाताओं को ये दिखाना चाह रहे थे जिससे उनका मूड चेंज हो, बिल्कुल उनकी नज़रें फिर जाए कि तेलंगाना की स्थानीय स्तर की बजाय हम ऊपर की तरफ देखें कि तेलंगाना राष्ट्रीय स्तर पे एक बड़ा मूवमेंट तैयार कर रहा है और तेलंगाना का नाम राष्ट्रीय परिदृश्य में आ रहा है। ये प्रयास किया गया वहाँ पे, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं उससे लग रहा है कि वो उनका प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है। जो आंकड़ा आ रहा है वो ये भी बताता है दिबांग जी कि जिस तरीके से वो कहावत नहीं है, चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे, कि टीआरएस से आप बीआरएस बन गए, और यहाँ पर तेलंगाना के अंदर भी जो सत्ता है वो अब हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। आंकड़ा यही बता रहा है। ये आंकड़ा ये भी बता रहा है कि कांग्रेस अगर इतनी सीटें जीत रही है, तो कांग्रेस का जो गढ़ है, यानी दक्षिण तेलंगाना, जहाँ खम्मम, महबूबनगर और नालगोंडा जैसी जगहें आती है, और बाहरी हैदराबाद, वहाँ इनका एक तरीके से गढ़ है। तो इसका मतलब कांग्रेस ने उसको पार किया। देखिए, सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी हैदराबाद में, बड़ी रैली हुई जिसमें सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि भाई महिलाओं को 2500 रुपये मिलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि गैस का सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा और महिलाओं के लिए बस में जो सफ़र है वो फ्री में होगा। ये बगल के राज्य में हो चुका है, इस पर काफ़ी प्रसार हुआ। कर्नाटक की बात कर रहा हूँ, काफ़ी हल्ला हुआ इस पर, मीडिया में सबको पता चला। तो एक तरीके से ये एक नया मॉडल
बन रहा है कांग्रेस के लिए, कर्नाटक जिसमें कर्नाटक मॉडल, जिसमें आप बड़े ऐलान करो इससे और ऐलानों को तुरंत लागू करो और अगल बगल के राज्यों में अपना असर दिखाओ। मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण एक बात है, समझने वाली बात है। दूसरा, ये जो ओबीसी वाला मुद्दा है, ये भी वहाँ बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर ओबीसी और अगर आप दलितों को जोड़ दें तो करीब 70% वहाँ पर वोटर्स हैं इनके, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं सर। आप देखिए, बीजेपी कहती है मोदी की गारंटी, लेकिन यहाँ पर जो हमारा एक्सपर्ट पैनल है वो बता रहा है किस तरीके से कर्नाटक में जो कांग्रेस वाली गारंटी है वो जो बाकी राज्य हैं वहां पर भी कांग्रेस को चुनावी फायदा दिलाती हुई नजर आ रही है। इस बीच में सीधे आपको लेकर चलती हूं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे मौजूद हैं। नीरज, लेकिन तेलंगाना बीजेपी की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी अच्छा करती है, नगर निगम चुनाव में बीजेपी अच्छा करती है, चुनाव से ऐन पहले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बदला जाता है, जी किशन रेड्डी उनको कमान सौंपी जाती है, और बावजूद इसके ओपिनियन पोल के आंकड़े जो हैं वो उत्साह बढ़ाते हुए नजर नहीं आ रहे। नीरज, अगर 4 महीने पहले का मोमेंटम देखें तेलंगाना में तो बहुत ज़बरदस्त था। ये कहें कर्नाटक चुनाव के पहले का, वहाँ पे केंद्रीय परिषद की बैठक हुई, भारतीय जनता पार्टी की तमाम नेताओं का जमावड़ा हुआ, हर जिले में 2-2 रात के लिए बड़े नेताओं को भेजा गया, लोगों का फीडबैक लिया गया, तो तेलंगाना में एक मोमेंटम खड़ा किया गया। कांग्रेस के कई पूर्व सांसद और मौजूदा विधायक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कर्नाटक चुनाव के बाद थोड़ी सी शिथिलता आई है और भारतीय जनता पार्टी के लोकल लीडरशिप में कहीं ना कहीं जो है वो जो उत्साह था उस उत्साह में कमी आई है। और ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि संजय बंडी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे वो बहुत ही आक्रामक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं का पक्ष रखते थे और सरकार को घेरते थे, लेकिन उनको दिल्ली शिफ्ट करना शायद इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। और जो आंकड़े बता रहे हैं, जो अभी हमारे पास ओपिनियन पोल आ रहा है, वो भी इसी कारण से आ रहा है क्योंकि संजय बंडी के यहाँ शिफ्ट होने के बाद से ऐसा वहाँ पे लोकल लेवल पे मैसेज गया कि शायद भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के साथ कंप्रोमाइज कर लिया है, जो कि जिसको काटने के लिए प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक स्टेटमेंट जारी किया और केसीआर को घेरा, लेकिन वो मैसेज ग्राउंड में चला गया है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार के साथ सेंटर का कंप्रोमाइज हो चुका है। जी नहीं, बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मैं जल्दी से अब राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगी, सैयद जफर इस्लाम का रुख करते हैं। तो सैयद जफर इस्लाम साहब, ये तेलंगाना में बीजेपी को कर्नाटक का साइड इफेक्ट के तौर पर ये स्थिति भुगतनी पड़ रही है और गारंटी है कांग्रेस की गारंटी कर्नाटक वाली, इसी वजह से तेलंगाना में बीजेपी 5 से 11 सीटों पर सिमट रही है। नहीं, मुझे जैसा मैंने पहले कहा रोमाना जी कि वहाँ एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, करप्शन के खिलाफ वहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं, कांग्रेस पार्टी से बहुत दुखी है, बीआरएस से बहुत दुखी है। उनको जो बीआरएस जो है, बीआरएस और जो एएमआई में है, ये दोनों जो है कहीं ना कहीं करप्शन में बहुत डीप रूटेड है और ये एक तरह के स्लीपर सेल है करप्शन के, जो अलायंस है उसके लिए काम कर रहे हैं। वहाँ दिल्ली पैसा भी पहुँचाने का काम करते हैं और उनके इशारे पे वहाँ करप्शन भी किया जा रहा है और उसमें भागीदारी भी जो है बीजेपी नहीं कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं ना तेलंगाना के लोग, सवाल तो ये है। बिल्कुल नहीं, दोनों की पार्टियों के नंबर बहुत कम होंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम बहुत आराम से वहां सरकार बनाएंगे और बीजेपी के बिना कोई सरकार वहां नहीं बनेगी। ये मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, आप रिकॉर्ड कर लीजिए। आप 3 दिसंबर को दिखाइएगा कि बीजेपी के बिना कोई सरकार नहीं बन सकती, बीजेपी ही सरकार बनाएगी। डॉली जी जी रोमाना जी, दावा सुन रही हैं आप? बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार तो हम ही बनाएंगे। कांग्रेस की जीत का आधार आपको क्या लग रहा है तेलंगाना में क्या है? देखिए, लगातार कांग्रेस का जमीन पर काम करता है। जिस तरीके से बीआरएस फेल हुई है, जो जनता से इन्होंने वादे किए थे, युवाओं को इन्होंने भत्ता देने का, भुगतान देने का वादा किया था, उस पर ये पूरी तरह विफल रहे। इन्होंने वहां ये देने की जगह फिर उनको 1 लाख के लोन के जाल में फंसाने का काम किया। ये जनता ने समझ लिया। वहां इतनी भारी बारिश के कारण जो किसानों को दिक्कत हुई, उनकी फसलें बर्बाद हुई, उस पर इस सरकार ने धोखा दिया। वहां किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया, उनकी कोई परेशानी नहीं सुनी गई। लगातार भ्रष्टाचार जिस तरीके से इस सरकार में हो रहे हैं, वो जनता तेलंगाना की समझ चुकी है और कांग्रेस ने जनता के मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दों को गांव-गांव ले जाने का काम किया है और लगातार हम कर रहे हैं। और इसके ऊपर जो गारंटी की इन्होंने बात करी, तो कांग्रेस ने जो गारंटी दी है, चाहे 500 रुपए का सिलेंडर की बात मैं करूं, चाहे 2,500 रुपया हर महीने महालक्ष्मी स्कीम में महिलाओं के लिए,
और उनके लिए फ्री बस सेवा की बात करूं, चाहे मैं एग्रीकल्चरल लेबर्स को 12,000 हर साल, फार्मर्स को 15,000 हर साल, फिर 500 रुपए पैडी क्रॉप के जो लोग हैं उनका बोनस की अगर मैं बात करूं, गृह ज्योति में 200 रुपए पर यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं, तो वही कर्नाटक मॉडल है ना। तो मतलब कुल मिलाकर ये कर्नाटक मॉडल है जिसके चलते तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। विजय जी, कांग्रेस को भरोसा था इस कर्नाटक मॉडल में, इसी वजह से वो इंडिया गठबंधन और उसमें बीआरएस से दूरी कांग्रेस पार्टी ने बनाई। बिल्कुल, कांग्रेस को लग रहा था कि कर्नाटक की जीत का बड़ा असर वहां पर पड़ेगा और कर्नाटक के लीडर ही जो हैं वो इस समय तेलंगाना में सारा कैंपेन को देख रहे हैं, फंडिंग को देख रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज मैं समझना चाहता हूं, आपके पास जफर साहब है, उन्होंने कहा कि बीजेपी के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। तो जफर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि बीआरएस के साथ जाएगी बीजेपी? वो ये भी कह रहे हैं कि यही सरकार बनाएगी। सरकार बनाएंगे, दूसरे में आप ये भी कह रहे हैं कि साहब हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, तो क्या बीआरएस के साथ बीजेपी जाएगी? यहाँ पर ये सवाल है। नहीं, हमने कहा दोनों पार्टियां जो है, आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो दोनों में कोई सच्चाई नहीं है। जमीन में जो हालात है उसमें भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी और हो सकता है कुछ इंडिपेंडेंट जो आप 10 बार 7-8 दिखा रहे, पर आधार क्या है कि वो तेलंगाना में सरकार बनाने का दावा किस आधार पर? अगर कांग्रेस से पूछे तो वो कर्नाटक मॉडल आगे कर रही है। वो कह रही है कि दक्षिण में जिस तरीके से कर्नाटक मॉडल कांग्रेस का हिट हुआ है वैसे ही तेलंगाना में भी वही मॉडल, और उसी के बूते पर लोग चुनेंगे तेलंगाना में कांग्रेस को। आपका क्या मॉडल है? देखिए, तेलंगाना की भी जनता देख रही है कि देश में जिस तरह से देश की सरकार है और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किस तरह से हमने जमीन तक स्कीम को लेकर गए हैं और एक आम नागरिक को उसका पूरा भरपूर फायदा हुआ है। जब वहां तेलंगाना में देखते हैं कि जिस तरह का करप्शन है, पैसा कौन बना रहा है? मतलब मोदी जी का चेहरा, कुछ लोग हैं, लेकिन आम जनता त्राई कर रही है, वहां परेशान है, जिसके बूते पर बीजेपी तेलंगाना में जीत का दावा कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है एक तरीके से। नरेंद्र मोदी ये चुनाव सामने बढ़कर लड़ रहे हैं और अगर आप देखें एक बड़ी तस्वीर अगर आप देखना चाहें बीजेपी की तरफ से, तो जिस तरह की आलोचना हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कहा गया, और ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस संबंधित कर्नाटक हिमाचल चुनाव में हार के बाद कहा गया कि उनका करिश्मा कम हो रहा है और स्थानीय लीडर मजबूत होना चाहिए तभी बात होती है। उन्होंने सभी स्थानीय लीडरों को एक तरीके से अलग कर दिया है, वो सीधे चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो बात हो रही है कि सब एमएलएस को चुनाव लड़वाया जा रहा है, उसमें अमित शाह ने बहुत साफ कह दिया था। बड़ी मीटिंग चली थी राजस्थान में 27 सितंबर को, उन्होंने कहा कि हम नए लोगों को लड़ाएंगे, एमपीज़ को चुनाव लड़वाएंगे, पुराने लोग चुनाव अभी न लड़ें और लोगों को जितवाने का काम करें। तो एक तरीके से मोदी शाह की जो जोड़ी है वो सामने आके 2024 के बड़े चुनाव से पहले अपना दावा पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस तरह से भी चुनाव जीता जा सकता है। बड़ी जानकारी यहां पर हमारे तमाम सहयोगी दे रहे हैं, एक्सपर्ट पैनल दे रहे हैं, और इस बीच आपको बता दें कि अगले राज्य का डेटा भी अब तैयार है। मैं सीधे आपको लेकर चलती हूं डेटा सेंटर जहां हमारी सहयोगी दीपा मौजूद हैं, उस अगले राज्य के डेटा के साथ